हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए आज हम नया चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण। यह चैप्टर भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हर साल इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, सूखा, दावानल मीन्स अग्नि आग का लगना, तड़ित का गिरना, तड़ित मीन्स आसमानी बिजली का गिरना, और चक्रवात प्राकृतिक आपदाएं हैं। कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं? भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़, सूखा, दावानल, तड़ित का गिरना और चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं वह होती हैं जो प्राकृतिक रूप से आती हैं, अर्थात जिसके कारण प्राकृतिक होते हैं। कुछ प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित हैं। तो वो प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं, वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भूकंप। भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है। पृथ्वी कई टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें भूपर्पटी में पाई जाती हैं और प्रमुख प्लेटों की संख्या 6 है। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं और एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। जब ये रगड़ खाती हैं तब कंपन पैदा होता है और यही कंपन पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में होता है। अब भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं, भूकंप के अन्य कारण भी जान लेते हैं। तो भूकंप के अन्य कारण हैं, ज़्यादातर भूकंप प्लेटों के रगड़ खाने से आते हैं, परंतु निम्न कारणों से भी भूकंप आ सकते हैं। कौन कौन से? उल्का पिंड के गिरने से या उल्का पिंड के टकराने से, ज्वालामुखी के फटने से, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट से। पृथ्वी के अंदर जिस जगह से कंपन पैदा होता है उसे केंद्र कहते हैं और केंद्र के ऊपर का भाग जहां सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं भूकंप के प्रभाव। भूकंप से जान माल का नुकसान होता है। भूकंप से घरों, इमारतों, पुलों, बांधों आदि को नुकसान पहुंचता है। भूकंप के कारण बाढ़, भूस्खलन यानी चट्टानों का फिसलना भूस्खलन कहलाता है और सुनामी आ सकते हैं। अब भूकंप से बचा कैसे जाए? हम भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, परंतु अपने बचाव के लिए जरूरी सावधानियां अपना सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां अपनानी चाहिए। तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं? उन क्षेत्रों में जहां भूकंप आने की ज़्यादा संभावना होती है, इमारतों, भवनों का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे वे बड़े भूकंप के झटकों को आसानी से सह सकें। भूकंपीय क्षेत्रों में अगर घर मिट्टी या लकड़ी के बने हों तो नुकसान कम होता है। भूकंप के दौरान आग लग सकती है, इसलिए ऊंची इमारतों, भवनों में आग बुझाने यानी अग्निशमन वाले उपकरण लगे होने चाहिए। अगर हम घर में हैं तो क्या करना चाहिए हमें? भूकंप के टाइम पर किसी मेज के नीचे छिप जाना चाहिए। बिस्तर पर हों तो लेटे हुए तकिए से अपने सिर का बचाव करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? ऊंची और भारी वस्तुएं जो गिर सकती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अगर घर से बाहर हों तो किसी खुले स्थान पर लेट जाना चाहिए। अब हम लेते हैं रिक्टर पैमाना यानी स्केल। ये क्या होता है? ये एक यंत्र है। इस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस यंत्र पर 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और उसका प्रभाव निम्नलिखित होता है। तीव्रता 2.0 या उससे कम। ये प्रभाव रिक्टर स्केल पर यदि तीव्रता 2.0 या उससे कम है तो कोई प्रभाव नहीं होगा। या रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.0 से 6.0 है तो चीज़ें हिलती हैं और गिरती हैं। यदि रिक्टर स्केल पर 6.0 से 7.0 की तीव्रता है तो बहुत नुकसान होता है। यदि रिक्टर स्केल पर 7.0 या उससे ऊपर है तो अत्यधिक विनाशकारी भूकंप होता है। अब हम थोड़ा सा सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ के बारे में जानते हैं। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं वह शास्त्र सिस्मोलॉजी कहलाता है। और सिस्मोग्राफ भूकंप के कंपन का रेखीय रिकॉर्ड सिस्मोग्राफ कहलाता है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा
ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर वह खुला छेद या छिद्र होता है जिसमें से पिघला हुआ पदार्थ, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, बाहर निकलता है। तो ज्वालामुखी का प्रभाव क्या होता है? ज्वालामुखी फटने से जान माल का नुकसान होता है। ज्वालामुखी फटने से जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि नष्ट हो जाते हैं। इससे निकलने वाली गैसों, धूल के कणों से प्रदूषण होता है। तो ज्वालामुखी से बचाव क्या क्या होने चाहिए? सभी ज्वालामुखी फटते नहीं हैं, परंतु जो समय समय पर फटते रहते हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। ज्वालामुखी से बचाव का मुख्य तरीका है उस जगह को एकदम से खाली कर देना या उस जगह से दूर चले जाना। अब हम लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? ये ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, यानी हमेशा सक्रिय रहते हैं। उदाहरण के लिए एटना, स्ट्रोम्बोली दोनों इटली में है। एटना और स्ट्रोम्बोली ये ज्वालामुखी इटली में है। कोटोपॉक्सी ये एंडीज पर्वत और एक्वाडोर पर है, और बैरन ये भारत में है। और दूसरा ज्वालामुखी का प्रकार है सुषुप्त यानी प्रसुप्त। ये ज्वालामुखी बहुत समय से फटे नहीं हैं, परंतु इनके फटने की संभावना है। उदाहरण के लिए वेसुवियस जो कि इटली में है, फुजियामा जापान में है, क्राकाताओ इंडोनेशिया में है। और तीसरे ज्वालामुखी हैं मृत यानी विलुप्त ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखियों के फटने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, पोपा जो कि म्यांमार में है, चिम्बाराजो जो को इक्वाडोर में है। अब हम थोड़ा सा अग्निवलय के बारे में जान लेते हैं कि अग्निवलय क्या होते हैं। प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को अग्निवलय कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी हमेशा फटते रहते हैं वह क्षेत्र अग्निवलय कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये एक विशेष बात है कि ज्वालामुखी कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा चक्रवात। चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूमता हुआ एक पिंड होता है। चक्रवात बनते कैसे हैं? जब एक क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है तब उस क्षेत्र में वायु दाब कम हो जाता है। आसपास के उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से वायु तेज गति से इस निम्न दाब क्षेत्र की तरफ बहना शुरू कर देती है। जैसे जैसे निम्न दाब बढ़ता है वैसे वैसे उसके चारों तरफ उच्च वायु की परतें कुंडली के रूप में घूमना शुरू कर देती हैं। इसी स्थिति को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के चारों तरफ तो अशांत क्षेत्र होता है, परंतु उसके केंद्र में शांत क्षेत्र होता है जिसे नेत्र कहते हैं। नेत्र के चारों तरफ लगभग 150 किलोमीटर तक काले घने बादल होते हैं और ये घनघोर वर्षा करते हैं। अब चक्रवात का प्रभाव क्या क्या पड़ता है? चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। इनकी वजह से समुद्र का जल 3 से 12 मीटर ऊंचा उठ जाता है। समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में जान माल की भीषण क्षति होती है। लगातार बारिश होने से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। घर, मकान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बिजली प्रणाली, दूरभाष प्रणाली आदि को क्षति पहुंचती है। तो चक्रवात से बचाव कैसे किया जाए? चक्रवात की भविष्यवाणी की जा सकती है, अतः उससे होने वाले नुकसान से निम्न तरीकों से बचा जा सकता है। कौन से तरीके हैं वो? चक्रवात की चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चक्रवात आने से पहले अपने जरूरी सामान, जानवरों, वाहनों आदि के साथ सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। पीने के पानी का संग्रहण करके रखना चाहिए। बिजली के गिरे हुए तारों को नहीं छूना चाहिए। अब हम एक हेडिंग लेते हैं जहां पर चक्रवातों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो चक्रवात के विभिन्न नाम। चक्रवातों को अलग अलग जगह पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात को चक्रवात ही कहते हैं। कैरिबियन सागर में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में चक्रवात को टॉर्नेडो कहते हैं। चीन सागर में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर चक्रवात को विली विली कहते हैं। अब हम अगली प्राकृतिक आपदा लेते हैं तड़ित यानी बिजली। तड़ित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। तड़ित बनती कैसे है? बादलों में आवेश
आवेश यानी धनात्मक और ऋणात्मक को आवेश कहते हैं। तो बादलों में आवेश के इकट्ठा होने से तड़ित पैदा होती है। तड़ित का प्रभाव क्या होता है? तड़ित गिरने से जान माल की हानि होती है। तो तड़ित से बचाव क्या क्या होने चाहिए? तड़ित के समय बाहर निकलने से परहेज करना चाहिए। कार या बस में हो तो उसकी खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए और ना ही वृक्ष के नीचे खड़ा होना चाहिए। तार वाले फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तड़ित के समय नहाना नहीं चाहिए। बिजली उपकरणों को उनके सॉकेट से निकाल देना चाहिए। ऊंचे भवनों में तड़ित चालक का उपयोग करना चाहिए। तड़ित चालक धातु की एक छड़ होती है जिसका एक सिरा इमारत से बाहर होता है और दूसरा सिरा नीचे ज़मीन में काफ़ी गहराई तक दबा हुआ होता है। अब दोस्तों हम वन के बारे में पढ़ते हैं। आखिर वन क्या है? तो वन हमारे हरे फेफड़े, वन हमारे हरित फेफड़े हैं। वनों से मनुष्य का आदिकाल से गहरा संबंध रहा है। आदिकाल से ही वन जीवन जंतुओं के संरक्षक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा होती है। स्कंद पुराण में सभी वृक्षों में भगवान विष्णु का वास बताया गया है। ये सब बातें वृक्षों के महत्व को दर्शाती हैं। तो वनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? हम लेते हैं वनों का महत्व। वन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वन अपने महत्व के कारण ग्रीन गोल्ड कहलाते हैं और वनों के महत्व निम्नलिखित हैं। वनों से हमें शाक सब्जी, फल, मसाले, औषधि, मकान के लिए लकड़ी और जानवरों के लिए भोजन प्राप्त होता है। वन नदियों के जल के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करते हैं। ये जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। वन बाढ़ को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। वन मिट्टी के बहाव को रोकते हैं और उसकी उर्वरता बनाए रखने में सहायता करते हैं। वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं। वन शोर को अवशोषित कर शोर से होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं। वन खाद्य श्रृंखला को बनाए रखते हैं क्योंकि खाद्य श्रृंखला के एक स्तर के विनाश से पूरे पर्यावरण का नुकसान होता है। वन अनेक जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। एक विशेष बात लेते हैं, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग पर वन होने चाहिए। अब हम लेते हैं वनों के प्रकार। विभिन्न जल वायवीय परिस्थितियों के कारण वन अलग अलग प्रकार के होते हैं। विभिन्न वनों में पाए जाने वाले जंतु भी भिन्न होते हैं। विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन्हें वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहाँ मौसम पूरे वर्ष गर्म रहता है और अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों के वृक्षों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। इस वन के मुख्य वृक्ष हैं महोगनी, आबनूस, रोजवुड, बांस, सिनकोना, रबड़ आदि। इस वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एनाकोंडा जैसे विशाल जीव इसी वन में पाए जाते हैं। अब हम दूसरे प्रकार के वन लेते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम से अपनी रक्षा करने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों के वृक्ष मजबूत होते हैं और फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के काम आते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं साल, शीशम, सागवान, बांस, आम, चंदन, नीम आदि। इस वन के मुख्य जानवर हैं हाथी, शेर, बाघ, गोल्डन लंगूर आदि। अब हम लेते हैं तीसरे प्रकार के वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। ये वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष हैं बांस, चीड़ और यूकलिप्टस। अब हम चौथे प्रकार के वन लेते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये वन उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं ऐश, बीच आदि। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी और हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि जानवर इन वनों में पाए जाते हैं।
पांचवें प्रकार के वन हैं भूमध्य सागरीय वन, यानी भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के पास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है और शीत ऋतु में हल्की बारिश होती है। यह क्षेत्र नींबू प्रजाति के फल जैसे संतरा, अंगूर, जैतून, अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय वन या भूमध्य सागरीय वनस्पति को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अब हम छठवें प्रकार के वन लेते हैं शंकुधारी वन। इन्हें टैगा भी कहा जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके वृक्ष ऊंचे और शंकु के आकार के होते हैं। नारियल के वृक्ष भी ऊंचे होते हैं, परंतु ये तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस वन के वृक्ष सदाबहार होते हैं। इस वन के वृक्ष नरम होते हैं तथा अखबारी कागज, माचिस और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में काम आते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं चीड़, देवदार, स्प्रूस, सिल्वर फर आदि। इन वनों के मुख्य जानवर हैं ध्रुवीय भालू, रजत लोमड़ी, मिंक आदि। बर्फीले क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को टुंड्रा वनस्पति कहते हैं और टुंड्रा को आर्कटिक मरुस्थल भी कहा जाता है। अब सातवें प्रकार के वन हैं कटीली झाड़ियाँ। ये वन रेगिस्तान और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत गर्मी होती है और वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वनस्पतियों की कमी होती है। इन वनों के मुख्य वृक्ष यानी वनस्पतियां हैं बबूल, कीकर, कैक्टस, खजूर आदि। इन वनों के मुख्य जीव हैं सांप, बिच्छू आदि। अब हम नेक्स्ट लेते हैं हेडिंग घास के मैदान या घास के स्थल। विश्व में दो प्रकार की घास भूमियां पाई जाती हैं। पहली है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरे हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? लानोस जो कि कोलंबिया व वेनेजुएला में है, काम्पोज ब्राज़ील में, सवाना अफ्रीका में। दूसरे हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपी मध्य एशिया में, प्रेरीज कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और पुस्ता हंगरी में। मध्य अक्षांश घास स्थल यानी जिनको प्रेरीज कहते हैं को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले घास स्थल को शोला कहते हैं। नेक्स्ट हम हेडिंग लेते हैं वनों का विनाश। कि वनों का विनाश कैसे हो रहा है। भौतिकवादी सभ्यता के इस युग में वनों के उत्पादकों की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वन धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। वनों के विनाश के कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, कृषि का विस्तार और व्यापारिक फसलों का उत्पादन, वनों की अंधाधुंध कटाई, बांधों और सड़कों का निर्माण, खनिजों का खनन, अनियंत्रित पशुचारण, सरकार की दोषपूर्ण वन नीति और वनों में आग लगना आदि। अब वनों के विनाश का क्या परिणाम होगा, अब हम देखते हैं इस हेडिंग में। वनों के महत्व में हमने पढ़ा कि वन हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। वन हमारे जीवन की रेखा है। वनों के विनाश से पारिस्थितिकी तंत्र के अस्थिर होने का खतरा बढ़ जाता है। वनों के विनाश से होने वाले नुकसान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से नुकसान हैं? असंख्य जीव जंतुओं के आश्रय स्थलों का विनाश, सूखा और मरुस्थलीकरण में वृद्धि, बाढ़ में वृद्धि, भू अपरदन और भूस्खलन में वृद्धि, मृदा की उर्वरता में कमी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा में असंतुलन, खाद्य श्रृंखलाओं का विनाश, वन उत्पादकों का अभाव, जलवायु में परिवर्तन, भूजल में कमी और वर्षा की कमी। अब वन विनाश को रोकने के उपाय क्या उपाय हैं? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ था। वनों के विनाश को निम्नलिखित उपायों से रोका जा सकता है। कौन कौन से उपाय हैं? वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कड़े कानून लागू करना, बड़ी संख्या में वृक्षों का रोपण करना, कृषि अनुपयुक्त भूमि पर वन लगाना। आगे हैं सड़कों, रेलवे लाइनों के किनारे वृक्ष लगाना, बांधों का निर्माण कम करना, खनिज खनन के लिए बड़े कानून बनाना, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना। स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की जा सकती हैं। क्या क्या? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना,
पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करना, विद्यार्थियों को एक वृक्ष अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं वन्य जीव संरक्षण। हमने पढ़ा कि वनोन्मूलन से वन्य जीवों का विनाश होता है, वन संरक्षण से वन्य जीवों का भी संरक्षण होता है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इन जगहों पर जीव जंतुओं को मारना या शिकार करना या पकड़ना पूरी तरह से वर्जित है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, जिनको नेशनल पार्क कहते हैं। भारत में 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों और वन्य जीव यानी वन्य जंतु अभयारण्यों को स्थापित किया गया। वन्य जीव अभयारण्यों में जीव जंतु की किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान एक विशेष प्रकार की जीव जंतुओं की शरण स्थली होती है, जहां उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं का संरक्षण होता है। तो भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट यानी हैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में। इसमें कौन कौन से जीव जंतु हैं? बाघ और हाथी। बांधवगढ़, ये कहाँ पर है? शहडोल मध्य प्रदेश में। इसमें जीव है सफ़ेद बाघ। बनेर घाट, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। यहाँ पर जीव जंतु हैं तितलियाँ और हाथी। बोरीवली, ये मुंबई महाराष्ट्र में है और यहाँ पर संरक्षित जीव है तेंदुआ। दुधवा, ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है और संरक्षित जीव बाघ। काजीरंगा, ये जोरहाट असम में है और यहाँ पर संरक्षित जीव है एक सींग वाला गैंडा। तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ किस अभयारण्य में पाया जाता है? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? असम राज्य के जोरहाट में। नेक्स्ट है खांगचांदे जेंदा, ये गैंगटॉक सिक्किम में है और संरक्षित जीव जंतु हैं कस्तूरी हिरण, लाल पांडा। और नेक्स्ट है गिर, जो कि जूनागढ़ गुजरात में है और संरक्षित जीव है एशियाई शेर। नेक्स्ट है नाम दम्फा, ये तीरथ अरुणाचल प्रदेश में है, संरक्षित जीव है बाघ और हाथी। नेक्स्ट है डाचीगम या डाचीग्राम, ये कहाँ पर? डाचीग्राम में है, जम्मू कश्मीर में और संरक्षित जीव जंतु हैं चितल और कस्तूरी मृग। नेक्स्ट है कान्हा किसली, ये मंडला बालाघाट बिष्णुपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है और संरक्षित जीव है बाघ। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है और संरक्षित जीव संगाई यानी नर्तक हिरण। नेक्स्ट है रणथंबोर, ये सवाई माधोपुर राजस्थान में है और संरक्षित जीव है बाघ। नेक्स्ट है अचानक मार, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, संरक्षित जीव हैं भालू और बाघ। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा, ये चंदौली उत्तर प्रदेश में है, संरक्षित जीव है इसमें एशियाई शेर। नेक्स्ट है घना पक्षी विहार, ये भरतपुर राजस्थान में है और यहाँ पर संरक्षित जीव जंतुओं में है पक्षी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध, ये गया बिहार में है, संरक्षित जीव है बाघ। नेक्स्ट है पेरियार, ये इडुक्की केरल में है और संरक्षित जीव है हाथी। नेक्स्ट है सरिस्का, ये अलवर राजस्थान में है और संरक्षित जीव है बाघ। नेक्स्ट है सिमलीपाल, ये है मयूरभंज उड़ीसा में, संरक्षित जीव है हाथी। नेक्स्ट है भगवान महावीर, यह गोवा में है और संरक्षित जीव है इसमें भौंकने वाला हिरण, उड़ने वाली गिलहरी। नेक्स्ट है भितरकनिका, यह है केंद्रापाड़ा उड़ीसा में, संरक्षित जीव है इसमें मगरमच्छ, ऑलिव रिडले कछुआ। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार, ये गोवा में है और यहाँ पर संरक्षित जीव जंतुओं में है पक्षी। नेक्स्ट है केदारनाथ अभयारण्य, यह उत्तराखंड में है और इसमें संरक्षित जीव है कस्तूरी मृग। अब हम लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग जीव जंतु संबंधित कुछ प्रोजेक्ट परियोजनाएं। एक प्रोजेक्ट शेर यानी ये सिंह परियोजना 1972 में
और प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना 1973, प्रोजेक्ट एलिगेटर यानी घड़ियाल परियोजना 1975, प्रोजेक्ट गैंडा और हिम तेंदुआ 1987, प्रोजेक्ट गजतमे यानी हाथी 1992, प्रोजेक्ट रेड पांडा यानी लाल पांडा 1996। अब हम कुछ अन्य तथ्य ले लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई है जो लेह में स्थित है। अगला पॉइंट हम लेते हैं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। यह 1935 में स्थापित हुआ था। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट, केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। असम को राइनो यानी गैंडा स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात को लायन यानी शेर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अब हम लेते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहां वन्य जीवन, पेड़ पौधों और जंतु संसाधनों के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग को भी संरक्षित किया जाता है। भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो कि इस प्रकार हैं। नीलगिरी, ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नौकरेक मेघालय में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मानस असम में। सिमलीपाल ओडिशा में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू सेखोवा असम में। कंचनजंगा सिक्किम में। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश में। अगस्त मलाई केरल में। कच्छ का रण या ज्ञान भारती गुजरात में। शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में और पन्ना मध्य प्रदेश में। अब कुछ विशेष बातें ले लेते हैं। सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है। सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी है। सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सेखोवा है। भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु यानी बायोडाइवर्सिटी शांत घाटी केरल में पाई जाती है। अब हम दोस्तों थोड़ा सा रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। रेड डाटा बुक क्या होती है? यह वह पुस्तक है जिसमें विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होते हैं। यह पुस्तक IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा जारी की जाती है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब थोड़ा सा विशेष बात एक और है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हैं। अब थोड़ा सा विशेष बात में देख लेते हैं। संकटापन्न या संकटग्रस्त जीव जंतु, ये वे जीव जंतु होते हैं जिनकी जनसंख्या संरक्षण के अभाव में कम हो रही है और इनको संरक्षित नहीं किया गया तो एक दिन ये पृथ्वी से खत्म यानी विलुप्त हो जाएंगे, जैसे शेर, बाघ, हाथी, हिम तेंदुआ, गेंडा, जंगली भैंसा आदि। अब दोस्तों हम लास्ट हेडिंग लेते हैं इस चैप्टर की, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या होता है? यह एक गैर सरकारी संस्था है जो विश्व में पर्यावरण जागरूकता के लिए कार्यरत है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर शहर में हुई थी। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थित है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई थी। तो दोस्तों ये था प्राकृतिक आपदा एवं वन संरक्षण के बारे में। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न के रूप में।
क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाने पर 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। बी, सिस्मोग्राफ भूकंप के कंपन का रेखीय रिकॉर्ड होता है। सी, भूकंप के कारण जहां सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसे केंद्र कहते हैं। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, भूकंप के कारण जहां सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसे केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन 2, सक्रिय, सुषुप्त और विलुप्त किसके प्रकार है? ए, भूकंप के, बी, ज्वालामुखी के, सी, चक्रवात के और डी, वनों के। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्वालामुखी के। क्वेश्चन 3, त्वरित चालक लगाने चाहिए। ऑप्शन ए, सरकारी इमारतों में, बी, पुराने किलों पर, सी, घरों में, डी, ऊंची इमारतों में। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊंची इमारतों में। क्वेश्चन 4, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता करने हेतु क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण संबंधी पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। सी, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 5, कक्षा 5 की शिक्षिका मैत्रेयी बच्चों को भौंकने वाला हिरण और उड़ने वाली गिलहरी दिखाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाती है। वह निम्न राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्यों में से बच्चों को कहाँ लेकर जाएगी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, काजीरंगा, ऑप्शन बी, भगवान महावीर, ऑप्शन सी, गिर और ऑप्शन डी, पेरियार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भगवान महावीर। क्वेश्चन 6, खनिजों के खनन से। ऑप्शन ए, वनों का दोहन होता है, बी, शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है, सी, औद्योगिकरण बढ़ता है, डी, लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वनों का दोहन होता है। क्वेश्चन 7, वे जीव जंतु जिनको संरक्षित नहीं किया गया तो एक दिन वे पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे कहलाते हैं। ऑप्शन ए, विलुप्त जीव जंतु, ऑप्शन बी, संकटापन्न जीव जंतु, सी, संरक्षित जीव जंतु, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संकटापन्न जीव जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए, हिमालय में, ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी, मेघालय में, ऑप्शन डी, शांत घाटी केरल में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शांत घाटी केरल में। क्वेश्चन 9, पहाड़ी क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं वे होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए, चीड़ नारियल, बी, अशोक नारियल, सी, सागवान नीम, डी, लानोस शोला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीड़ नारियल। क्वेश्चन 10 और लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, चाय, बी, घास के मैदान, सी, वन और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वन। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।